बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं अहमद नवाज़। एक बार फिर स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरें आपके लिए लेकर आए हैं इस प्लेटफॉर्म से। इससे पहले कि मैं आपको लाइनअप बताऊं, आपको ये ज़रूर बता दूं कि आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर तो हमें बराह रास्त देख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ फेसबुक पर आप हमें बराह रास्त देख रहे हैं और PTV स्पोर्ट्स ऑफिशियल का प्लेटफॉर्म है जिस पर आप ये तमाम जो प्रोग्राम है और जितना इससे रिलेटेड कॉन्टेंट है इसको डेली बेसिस पर बराह रास्त देख रहे हैं। तो प्लीज़ ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि हम डेली जिक्र भी करते हैं, आपको प्रोग्राम में शामिल भी करते हैं। तो PTV स्पोर्ट्स ऑफिशियल ऑन फेसबुक एंड PTV न्यूज़ लाइव ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन्स, यहाँ पर आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लाइनअप बताते हैं किन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले पेरिस ओलंपिक्स की बात करनी है, जहाँ पर मेडल्स की जो जंग है वो जारी है और बड़े ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन हो रहे हैं। मुख्तलिफ खेलों में हमने बड़े ज़बरदस्त मुकाबले देखे हैं। जापान 6 गोल्ड मेडल समेत 12 मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त है। फ्रांस और चीन 5-5 गोल्ड मेडल्स लेकर जो है वो सब्सिक्वेंटली दूसरे और तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया की भी काफ़ी अच्छी कारकर्दगी रही है, अमेरिका की भी कारकर्दगी अच्छी रही है। बहुत ज़बरदस्त मुकाबले हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी में साइकिलिंग की अगर बात कर लें तो वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। जिस तरह मैंने कहा है कि सब्सिक्वेंट स्पोर्ट्स में बहुत से अच्छे मुकाबले हमें देखने को मिले हैं। तो साइकिलिंग हो, फिर उसके बाद वुमेंस फुटबॉल हो, उसकी ज़रूर बात करेंगे आपके साथ। वहाँ पर बड़े ज़बरदस्त मुकाबले हो रहे हैं। हमेशा से कहा जाता है कि कंपैरेटिव स्पोर्ट्स के अंदर जब ओलंपिक्स को आप ऐड कर देते हैं तो फ्लेवर ज़रा और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर स्विमिंग है, उसके बाद टेनिस है और फिर फेंसिंग है, जहाँ पर मेडल्स की टैली जो है उसने काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको अपडेट्स हम देते रहेंगे, थ्रू आउट ओलंपिक्स देते रहेंगे। और पाकिस्तान की भी जब हमने बात की तो हमने आपको यही बताया था कि सब्सिक्वेंटली अब जो अगला हफ्ता है उसके अंदर पाकिस्तान की भी क्वालिफिकेशन के कुछ मराहिल सामने हैं, जिसपे सबसे ज़्यादा फोकस मेरे ख्याल से GM बशीर और अरशद नदीम, क्योंकि इन्हीं दोनों के मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर ज़रूर रहेगा। उसके बाद क्रिकेट के ऊपर आएंगे, जहाँ पर पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालने के लिए तैयार है। मोहसिन नकवी आइंदा 2 साल के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए सदर होंगे। बाज़ाब्ता ऐलान जो है वो अक्टूबर-नवंबर के इजलास में मुतवक्के है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो होने वाली हैं। एशिया कप के मेंस वुमेंस अंडर 19 और इमर्जिंग टूर्नामेंट्स की मेज़बानी का भी ऐलान किया गया। तमाम जो एशियन क्रिकेट काउंसिल से जुड़ी खबरें हैं वो आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन PCB से ज़रा ये बता रहे हैं कि बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि वकार यूनुस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शामिल करने का फैसला कर लिया गया है। तमाम क्रिकेटिंग अफेयर्स जितने हैं वो वकार यूनुस को सौंपे जाएंगे, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स जो हैं वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलाते रहेंगे। तो इस फैसले को ऑल दो अभी तक PCB की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई, लेकिन मुख्तलिफ ज़राए जो हैं उनकी तरफ से ये खबर जो है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर हमें नज़र आ रही है। तो इस बारे में डिस्कशन ज़रूर करेंगे, एक जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितना बेहतर हो सकता है, आने वाले वक्तों में हम क्या देख सकते हैं, क्योंकि ये बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया गया है कि जो क्रिकेट के मामलात हैं वो क्रिकेटर ही चलाएगा, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स जो हैं वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखते रहेंगे। तो इस बारे में बात करेंगे। फिर एशिया कप के मेंस वुमेंस अंडर 19 इमर्जिंग टूर्नामेंट्स की मेज़बानी का भी ऐलान किया गया है। एशिया कप 2025 की मेज़बानी भारत को सौंपी गई है और ये T20 फॉर्मेट में होगा, क्योंकि 2026 के अंदर T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अहम एक एशिया कप बनता है। कंडीशंस भी सिमिलर हैं और फॉर्मेट को भी सेम रखा गया है। उसके बाद 2027 में बांग्लादेश मेज़बान होगा, लेकिन फॉर्मेट वापस 50 ओवर क्रिकेट की तरफ आ जाएगा। तो इस बारे में भी ज़रूर आपको बताएंगे। उसके बाद पाकिस्तान स्ट्रीट फुटबॉल टीम जो है, स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम, उसकी शानदार कारकर्दगी जारी है। मुसलसल जीत के बाद खिलाड़ियों ने नॉर्वे कप पर नज़रें अपनी जमा ली हैं। उस बारे में आपको अपडेट देंगे, नॉर्वे से भी खबर शामिल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी अब तक रही है। हम बार बार यही कह रहे हैं कि अच्छा खेलते आए हैं, ज़रा प्रेशर पर काबू रखना है, अपनी नर्व्स पर काबू रखना है, और आगे जब आप एक ऐसे फेज़ में जाते हैं तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये कप जीत कर वापस आएंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान की खातून कोपे माह जिन्होंने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को सर कर लिया है, और ये सुल्ताना बीबी हैं जो K2 सर करने वाली तीसरी पाकिस्तानी खातून बनी हैं। और इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बहुत स्किल आपको तो चाहिए, लेकिन जो आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ है K2 की, जब आप बात करते हैं कि ऑल दो दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है, लेकिन मुश्किल के लिहाज से इसको कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा मुश्किल है, ख़ास तौर पर जब इसके बॉटल नेक की बात करते हैं। तो बहुत मुबारक हो सुल्ताना बीबी को और जितने भी लोग इस पूरे प्रोसेस में उनके साथ जुड़े रहे। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की तीसरी खातून बनी है जिन्होंने ये एजाज़ अपने नाम किया। तो इन तमाम चीज़ों पर हमने गुफ्तगू करनी है। पैनल से आपका तारुफ कराऊंगा, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी बहुत सारी खबरें हैं जिस पर हमने बात करनी है। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, क्रिकेट कमेंटेटर, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट एंड प्रेजेंटर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट
और तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शाह जी आप? अल्लाह का एहसान। बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, हमारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बैडमिंटन के भी चैंपियन हैं, जनाब काशिफ मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। जो आखिर में एक जुमला कहती है, थैंक यू वेरी मच। आज थोड़ा सा मेरे ख्याल से बैडमिंटन का जिक्र जरूरी है। पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स तो ये और साथ ही साथ हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं साबिक क्रिकेटर भी रहे हैं, जब आप डच क्रिकेट की बात करते हैं कोच भी रहे हैं, जनाब आसिम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप भी हमें ज्वाइन करें। तो सना आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल की प्रेसिडेंसी के लिए तैयार है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें आगाह कीजिएगा। और आने वाले जो मेरे ख्याल से 2-3 साल हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ टूर्नामेंट्स है एशियन क्रिकेट काउंसिल को लेकर। बिल्कुल, आई थिंक अनदर फेदर इन द कैप होगा। आपको पता है इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं मोहसिन नकवी साहब और चेयरमैन भी हैं, और अब अगर एसीसी के प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं तो बड़ी एक पावरफुल पोजीशन ऑब्वियसली ये एशिया के रीजन में रहती है। और अब बात यह है कि इंडिया के अंदर टूर्नामेंट अगला एशिया कप वहाँ पर होना है। पाकिस्तान के जब होना था तो ऑब्वियसली उसको एक हाइब्रिड मॉडल के तौर पे पेश कर दिया गया, तो काफ़ी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, ये नज़र ज़रूर आता है। क्योंकि बहुत सी बात ये हो रही है कि अगर चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान पे नहीं आता, इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, तो हम भी अपनी टीम्स एशिया कप में और वर्ल्ड कप्स में नहीं भेजेंगे। तो बड़ी एक डिफ़िकल्ट पोजीशन हो सकती है अगले आने वाले सालों में, और इसीलिए नज़र भी आ रहा है कि वो अपने साथ अब एक मज़ीद टीम को जमा कर रहे हैं। पर ऑब्वियसली जब आप एशिया में एशियन क्रिकेट काउंसिल का अगर आपके सदारत का मौका मिलता है तो डेफिनेटली उसके साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं, बट एक अच्छी पावर पोजीशन है, आपको लॉबी करने का मौका मिलेगा, आपको ताल्लुकात अपने बेहतर करने का मौका मिलेगा बाकी जो एशिया से ममालिक हैं उनकी टीम्स के साथ और उनके लोगों के साथ। तो ये खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, आई थिंक ओवरऑल जब आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी देखते हैं, एशिया में अभी हाल ही में एशिया कप जो वुमेन है वो कंप्लीट हुआ, श्रीलंका उसकी चैंपियन बनी। आगे भी शाहजी काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट्स नज़र आ रहे हैं। 25 में भारत मेज़बानी कर रहा है, T20 फॉर्मेट होगा। 27 में बांग्लादेश, हम 50 ओवर्स में चले जाएंगे, ख़वातीन और फिर जूनियर टूर्नामेंट्स भी इसमें शामिल हैं। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? बड़ी अच्छी बात है और टर्न बाई टर्न ये होता है, लेकिन मैं फील करता हूँ कि ये जो ACC का सेक्रेटरीट है उसको भी पाकिस्तान अब आना चाहिए। अब 2 साल के लिए अगर पाकिस्तान को सदारत मिल गई है और पाकिस्तान के PCB के चेयरमैन उसकी हेड होंगे, तो सेक्रेटरीट को मैं काशिफ से बात कर रहा था, एक ज़माना था कि इस्लामाबाद में ही ACC का हेडक्वार्टर था और यहाँ से ही सारे फैसले होते थे, यहीं से डिसीजन होते थे और बड़ा फिर ईजी हो जाता है वर्क करना, क्योंकि जो चेयरमैन होता है ज़ाहिर है उसको सारे फैसले करने पड़ते हैं इन कोऑर्डिनेशन विद अदर मेंबर्स। तो वो बड़ा अच्छा होता है कि अगर सेक्रेटरीट भी आपके अपने मुल्क में हो। अब ये इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, अब कर सकते हैं नहीं कर सकते वो अलग बात है, लेकिन बड़ी खुशाइन बात है। और ऐसे टाइम पाकिस्तान को सदारत मिली है, जिस तरह आपने भी कहा कि जब आगे टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, अब एशिया कप है, चैम्पियंस ट्रॉफी है, फिर आगे जाके वर्ल्ड कप आ जाता है, फिर आगे जाके फिर वर्ल्ड कप आएगा। तो ये जो 2 साल के तकरीबन इसमें काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान का एक रोल फिर पाकिस्तान का एज क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड और एज ACC के हेड मोहसिन नकवी के लिए एक बहुत बड़ा रोल टू प्ले होगा, उनके लिए बड़ा काम उनके लिए होगा। और बड़ा एक अच्छा मौका है मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए कि वो पाकिस्तान के लिए बेस्ट डील वहाँ से ले सकें। डील क्या लेना, इंश्योर कर सकें कि अब पाकिस्तान में अगर कोई भी टूर्नामेंट होता है हर टीम पाकिस्तान आए, बशमूल इंडिया के। अब ना वाली गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बहुत हो गया क्रिकेट को, अब क्रिकेट इस तरह सफ़र करती है और मेरा ख्याल है एज अ हेड ऑफ ACC वो ज़्यादा अच्छी तरह ये रोल प्ले कर सकते हैं। और होपफुली मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिन ये हम भूल जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि इंडिया भी आएगा पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान भी जाएगा एशिया कप खेलने के लिए, वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो ये क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अब होपफुली ये दोनों को सेपरेट किया जाएगा। 26 को वर्ल्ड कप वहाँ है, 26 में वर्ल्ड कप उधर है, तो 25 का एशिया कप बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। और आपकी जब चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अब इंडिया के पास कोई चांस नहीं है ना करने का, ना करता है तो कॉम्प्लिकेशन अपने लिए बनाएगा वो। एशिया कप में भी और फिर आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है। तो आई थिंक पाकिस्तान के कोर्ट में बॉल जो था वो स्ट्रांगली खेला गया और अब वो दूसरे एंड पर जरूर चला गया। काशिफ, आप कैसे देख रहे हैं अब ये जो टेन्योर है अगला
मोहसिन नकवी साहब का एज चेयरमैन पीसीबी तो है ही, हमने देखा 3 साल के लिए वो इलेक्ट हुए, फिर साथ अब एशियन क्रिकेट काउंसिल की भी सदारत मिल रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ टूर्नामेंट ज़्यादा हैं, कहीं ना कहीं फिर ए टीम्स पर भी बात की जाएगी कि एशिया के अंदर एटलीस्ट उनके भी आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर दें, तो तमाम चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के पास हैं। आई गेस इससे पहले कि हम ईसीसी की बात करें, हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। स्टेबिलिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आएगी तो शायद हम ज़्यादा तसल्ली के साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के फैसलों पे बात कर सकेंगे। अभी जैसे अपने वकार वाली बात की, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली वो देखेंगे, क्रिकेट अफेयर्स को क्रिकेट देखेगा, आई एग्रीड। यहाँ पे जब चेयरमैन को बैक किया जाएगा, यहाँ पे जब एक सॉलिड सिलेक्शन कमेटी होगी या और डिफरेंट ओहदों पे लोग स्टेबिलिटी के साथ काम करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली एक पूरा जैसे कहते हैं ना पीसीबी मिल के फिर एसीसी भी चला रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे फर्द वाहिद रह जाएगा, या ऐसा भी नहीं होगा कि यहाँ से तनकीद शुरू हो जाएगी एसीसी में किए जाने वाले फैसलों पे। ये जो बात शाहजी ने की, बिल्कुल मुझे याद है रॉडम हॉल में जाकिर साहब जब थे तो एसीसी का दफ्तर होता था और अप्रोचेबल होता था। इसका मतलब यह है कि यहाँ से एशियन क्रिकेट के फैसले थे, और इसलिए थे। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये भी हमें सोचना है वो क्यों दफ्तर यहाँ पे था। एक तो इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं, इकोनॉमिकली हम अच्छा जा रहे थे उस टाइम अगेंस्ट डिफरेंट जो क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशंस हैं एशिया में, उसके अगेंस्ट। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात थी, हमारी क्रिकेट टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी, एशिया में हमें कोई compete नहीं कर रहा था। सो मोस्ट प्रोबेबली इस सदारत के साथ एक चीज़ जो हम बेनिफिट ले सकते हैं वो विद इन एशिया हम अपने टूर प्लान कर सकते हैं, विद इन एशिया टीम्स के साथ खेल सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान शाहीन है उसको विद इन एशिया जितने ममालिक हैं उनके साथ एक्टिव कर सकते हैं। तो ये सदारत तब हमारे काम आएगी। यानी क्रिकेट भी आपको एट पार लानी पड़ेगी फिर उस क्वालिटी के साथ। क्रिकेट एट पार, और जब हम अच्छे हो जाएंगे एशिया में तो ऑफ कोर्स फिर सदारत हो ना हो चेयरमैन हम ही हैं। बिल्कुल, ये आई थिंक ये इन अ नटशेल तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ नज़र आती है, लेकिन आई थिंक ये बड़ा एडमेंट है कि आपको, और एक ऐसी सोच है कि आपको क्रिकेट भी साथ साथ इम्प्रूव करनी है। क्रिकेट की फ्रीक्वेंसी हमने देखा कि 8 टूर्स हो रहे हैं, 2 टीम्स अब पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी भी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। आसिम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये खबर क्योंकि आ चुकी है, पाकिस्तान सदारत लेने के लिए तैयार है, बाकायदा तौर पर तो ऐलान अक्टूबर नवंबर में मुतवक्के है, लेकिन ऑल मतलब अगर आप देखें इंडिकेटर्स आर देयर, तो पाकिस्तान अब इसको संभाल रहा है एशिया कप की प्रेसिडेंसी को, साथ ही साथ फिर टूर्नामेंट्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इस डेवलपमेंट को आप पाकिस्तान के लिए कैसे देख रहे हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है ये कि पाकिस्तान को ये ऑफ़र हुई है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अब डिज़र्व भी करता था। तो दूसरी बात ये है कि सबसे पहले ये हमें लाया अमल तैयार करना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी इसके लिए, और हमें ये एशिया में अपना नाम बनाना पड़ेगा, और एशिया में हमें जो अपने हक जो है, हमारा हक वो लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा एशियन क्रिकेट में। उसके बाद हमें अपने कोचेज़ को जो है एजुकेट यहाँ से करवाना चाहिए, आईसीसी को कह के और एशियन क्रिकेट से। तो मैं समझता हूँ कि हमारे कोचेज़ जितने हैं वो सब यूटिलाइज होने चाहिए, वो बाहर जाएं, एशिया में जाएं और जाके एजुकेट करें दूसरों को क्रिकेट के मामले में, जैसे कि इंडिया और बांग्लादेश कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये मोहसिन नकवी साहब का ये बहुत बड़ा ये स्टैंड है उनके लिए, और ये उनके लिए क्या पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि पाकिस्तान को अब बिल्कुल देखें, जो अभी ये बात चल रही है वकार यूनुस की, ठीक है, हमें ज़रूरत है एक क्रिकेटिंग ब्रेन चाहिए मोहसिन नकवी को चलाने के लिए, क्योंकि वो तो क्रिकेटिंग इतनी खेले हुए हैं, मगर एडमिनिस्ट्रेटर वो बहुत अच्छे हैं। तो क्रिकेट के मामला में जो है वो उन्हें करना चाहिए, तो उन्हें बैकअप के लिए टीम चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वकार बहुत अच्छी चॉइस हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो कुछ ना कुछ एशिया में, और ये जो इंडिया ने अपना लोहा बनवाया हुआ है, हम एटलीस्ट उसके बराबर तो आ सकें और हम अपने हक ले सकें और अपनी बातें बनवा सकें। ये नहीं कि इंडिया जो चाहे वो हो। तो ये हमारे पास बहुत बड़ा चांस है, और इंशाल्लाह इस चांस को हम अवेल करेंगे और क्रिकेट को हम पाकिस्तान से चलाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, इंशाल्लाह यही उम्मीद है। और मेरे ख्याल से उस सवाल की तरफ सना अब आ जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मैं फिर पहले निशानदेही कर दूं, ज़रा ये बता रहे हैं
कि वकार यूनुस को क्रिकेट अफेयर्स पीसीबी ने सौंपने का फ़ैसला कर लिया है और इसमें बाकायदा तौर पर यह फ़ैसला किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स जो हैं वो सारे चेयरमैन ही चलाएंगे, लेकिन क्रिकेट अफेयर्स जिसमें डोमेस्टिक इंटरनेशनल प्लेयर्स के एनओसी शामिल हैं, फिटनेस क्राइटेरिया, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्रिकेटर के हवाले करनी है, तो उसके लिए वकार यूनुस का नाम अब तक सबसे सर फहरिस्त। हाँ जी, देखिए ऑब्वियसली ये वो चीज़ें हैं कि जिनके लिए आइडियली आपको 4-5 नाम होने चाहिए और प्रॉपर एप्लीकेशंस वहाँ पर जानी चाहिए और वहाँ से ये फ़ैसला होना चाहिए। आइडियली तो ये होता है। वकार भाई ऑब्वियसली उनको क्रिकेट की काफ़ी नॉलेज है, बहुत से और क्रिकेटर्स हैं, मेरे दिमाग में यूनुस खान का नाम आता है, मेरे दिमाग में राशिद लतीफ़ का नाम आता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट को बहुत बड़ी नज़र से देखते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरीके से हम इस डिसीजन तक पहुँचे हैं और अच्छी चीज़ है कि क्रिकेट के फ़ैसले क्रिकेटर्स करें और ख़ास तौर पर जिनको एक एक्सपोजर है ग्लोबल क्रिकेट का भी। आजकल आप देखें लीग्स के लिए डिफरेंट ममालिक में डिफरेंट एनओसीज़ हैं। अगर आप तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं तो शायद आपको कम एनओसी मिलेगी, अगर आप एक फॉर्मेट खेल रहे हैं तो शायद ज़्यादा एनओसी मिलेगी। तो प्लेयर बाय प्लेयर, लोड बाय लोड आपको उसमें जनरलाइज आप फैसले नहीं कर सकते। तो आई थिंक जो भी, आई होप जो भी क्रिकेटर आए वो इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखें कि जब हम प्लेयर्स के लिए कोई फ़ैसला कर रहे होते हैं तो हमें फिर बहुत ज़्यादा प्लेयर्स के साथ इन्वॉल्व होना है, उनसे बातचीत करनी है। हम कमरों में बैठ के ये फ़ैसले ना करें ताकि हम प्लेयर्स के इश्यूज़ को प्रॉपरली समझें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका स्टार जो है वो प्लेयर है, प्लेयर की वजह से ये स्पोर्ट चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो मैंने अब तक देखा है कि इवन आप क्रिकेट खेले भी हों और बाद में आप सिस्टम में आते हैं तो एक बहुत बड़ा डिस्टेंस आ जाता है और आप फ़र्क तरीके से सोच रखते हैं। तो आई थिंक इसको बैलेंस करना एक क्रिकेटर के लिए सबसे ज़रूरी है। प्लेयर्स कैसे परसीव करेंगे, क्योंकि आपने अब ये पॉइंट की निशानदेही की है, मेरे जहन में तो यही आता है कि फिर आपको इंडिविजुअल भी ऐसा चाहिए जिसको प्लेयर्स जो हैं वो परसीव भी करें कम्युनिकेशन के लिए। ऐसा कोई इंडिविजुअल ना हो जिसके माजी में प्लेयर्स के साथ कहीं ना कहीं किसी पोजीशन में इख्तलाफात रहे हों। देखिए अब ये तो ऑब्वियसली आप एज अ ह्यूमन बीइंग आप इवॉल्व करते हैं, चेंज करते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ बहुत से डिफरेंट नाम हैं और बेस्ट तरीका यही होता है कि आप इसको पोजीशन को पहले अगर अनाउंस करते हैं तो उसके बाद 5-6 नाम सामने आए, लोग खुद अपनी एक वो शो करें। अनफॉर्चुनेटली जिस मुश्किल टाइम पर अब एक तरह से ये चेयरमैन भी आए हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी भी साथ है, तो फैसले जल्दी करने हैं, तो शायद उसमें आप जल्दी फैसलों में आप पहले से भी शॉर्टलिस्ट करते हैं लोगों को, तो वो एक डिफरेंट अप्रोच ज़रूर है। मेरे ख्याल से क्रिकेट के फैसले अच्छा है क्रिकेटर्स हों वहाँ पर करने के लिए, ये तो एक अच्छा कदम है, पर वो कितना अब उसका बैलेंस कैसे क्रिएट करना है कि वो बोर्ड के लिए भी फैसला अच्छा हो पर वो प्लेयर्स के लिए भी फैसला बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं नहीं बताती, पर अभी मेरी किसी क्रिकेटर से मुलाकात हुई श्रीलंका से, जब मैं वापस आई थी मेरी बातचीत हुई वहाँ पर, तो बात ये कि जो प्लेयर डी कैटेगरी में खेल रहा है या वो पूरे साल में एक फॉर्मेट के लिए सिलेक्टेड है, बाकी फॉर्मेट को उसको देखा भी नहीं जाता, उसको भी नंबर ऑफ एनओसीज हम उतनी दे रहे हैं जो हम उस प्लेयर को दे रहे हैं जो हमारे तीनों फॉर्मेट्स को खेल रहा है और तीनों फॉर्मेट के लिए हम नज़र में उसको रखे हुए हैं और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी फिर ए है या बी है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपने प्लेयर्स को ऑन बोर्ड रखें, क्योंकि खाली पैसा ऑब्वियसली एनओसी का मेन मकसद आपकी बॉडी की फटीग है, आप कितना लोड डालते हैं, पर फिर भी प्लेयर्स के साथ इस तरीके से आपको डील करना पड़ेगा प्लेयर बाय प्लेयर, उनकी कैटेगरीज बना के कि किस तरीके से आप डिफरेंट फैसलों को करेंगे। तो ये देखेंगे कि अब किस तरीके से इन फैसलों को किया जाता है और फुल टाइम आपको ये टाइम अपना देना पड़ेगा। इन तमाम फैसलों में वुमेंस क्रिकेट कहाँ पे आती है? वुमेंस क्रिकेट के लिए भी मुझे लगता है कि ये कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी प्रोएक्टिव नज़र आए हैं। जितनी मेरी भी एक मुलाकात रही चेयरमैन साहब से, तो मुझे अच्छा लगा कि वो सोच रहे हैं ज़रूर वुमेंस क्रिकेट के बारे में और आई होप कि वहाँ के लिए भी अच्छे फैसले ही हों। इंशाल्लाह उम्मीद यही कर रहे हैं। हम बार बार कहते हैं कि आपको ना सिर्फ क्वालिटी क्वांटिटी दोनों को मद्देनज़र रखते हुए वुमेंस क्रिकेट में ख़ास तौर पर इम्प्रूव करनी है। मोहित शाह साहब, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? ज़रा ये बता रहे हैं पीसीबी इज येट टू कंफर्म, बट मोस्ट प्रॉब्ली नाम जिस तरह सना ने कहा कि अब आपने शॉर्ट नहीं, खैर वो तो मेरा काम ही है। मैं जी कल मीटिंग हुई चेयरमैन की वकार यूनुस से और तकरीबन ऑलमोस्ट ये कंफर्म है, रिपोर्ट कोई ऐसी बात नहीं है। और इनिशियली ही विल बी हायर्ड एज ए कंसल्टेंट और कंसल्टेंट हायर करके फिर वो पेपरा रूल्स होते हैं, आपको पता है, फिर वो उसकी इंटरव्यूज़ अगर लॉन्गर रन में इनका यही प्लान है कि जिस तरह रॉबर्ट की ईसीबी के लिए काम करते हैं कि सारे क्रिकेटिंग और टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो उनके हवाले कर दिए जाएं और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे फिर चेयरमैन खुद देखें। वो इनका प्लान है एक उस तरह का बनाना है इंटरनेशनल क्रिकेट का। आप यही समझें CEO या जो भी उसको आप नाम दे दें,
वो उसको बनाना चाह रहे हैं, और वो उन्होंने तकरीबन कंफर्म कर दिए फ़िलहाल ही विल वर्क एज एन एडवाइज़र और कंसल्टेंट टू चेयरमैन, और फिर सारे जो एक लीगल जो तरीके हैं उनको अडॉप्ट करके फिर शायद ये इनकी जो पोजीशन है वो चेंज होकर उस साइड पे चली जाए, और ये सारा कुछ देखेंगे, सिलेक्शन को भी ओवरसी करेंगे, कोचेस के साथ कोऑर्डिनेशन भी इनकी होगी, फिर और जो इंटरनेशनल लेवल पे जितने टेक्निकल चीज़ें हैं, नेगोशिएशंस हैं, उसमें हेल्प करेंगे, या और कोई इस तरह की चीज़ है, आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, आगे और टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, सीरीज़ बहुत आ रही है, इंपॉर्टेंट सीरीज़ आ रही हैं, तो वो एक फर्स्ट से मेरा ख्याल ज्वाइन कर रहे हैं, अगस्त फर्स्ट से वो ज्वाइन कर रहे हैं, और वो इस तरह के शुरू में रोल प्ले करेंगे। लेकिन डिसीजन पे भी थोड़ा सी बात करनी चाहिए कि डिसीजन अच्छा है, मेरा ख्याल अच्छा डिसीजन है, और ज़रूर इस पर आप मतलब है वो होना चाहिए कि क्रिकेटिंग आजकल जो क्रिकेट का सारा ये मामलात हैं बहुत एक्सपेंड कर गए हैं, आप दोनों को साथ लेके चल नहीं सकते, इतने ज़्यादा डिसीजन करने पड़ते हैं आपको कि आप चेयरमैन का मेरे ख्याल में नहीं है कि एज ए इंटीरियर मिनिस्टर और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके पास इतना टाइम हो कि वो क्रिकेटिंग एस्पेक्ट में डिसीजन कर सकें, खुद डिसाइड कर सकें क्या, और अब तो एक एडिशनल रिस्पांसिबिलिटी जी उसके लिए बिल्कुल उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक अच्छा क्रिकेटर और जाना माना क्रिकेटर जिसकी इंटरनेशनल रिप्यूट हो या इंटरनेशनल कनेक्शंस हो, उनको उसको हायर किया जाए, और हायर करके उसके ज़िम्मे ये काम लिए जाए, उसके ज़िम्मे काम लगा के, ताकि वो चीज़ वो एरिया जो है वो कवर हो। तो ये ज़रूर था, मतलब बहुत ज़रूरी था। आप नाम पे डिस्कशन हो सकती है कि फ़लाना हो, अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, अपनी अपनी प्रेफरेंस होती हैं, लेकिन मसला ये है कि जो ज़ाहिर है जिसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी विद द चेयरमैन उसको ही आना है, और इसमें कोई शक नहीं है कि रिप्यूट के लिहाज से वकार यूनुस का एक नाम है। और हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपने सही कहा कि स्ट्रक्चर की एटलीस्ट एक एग्जांपल अच्छी सेट हो जाएगी उसके जी, और उसमें आगे आइंदा आने वाले दिन सालों में, महीनों में ये बड़ा काम आने वाली है। अब ये देखना है कि कितना कॉन्ट्रैक्ट मिलता है इनको और क्या कॉन्ट्रैक्ट की सारी पोजीशन होती है, लेकिन एज इनिशियली उनको कंसल्टेंट रख दिया गया है, और वो जो है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से वो काम अपना शुरू कर। लॉन्जिविटी बड़ी जरूरी है मेरे ख्याल से, जी, जी, कितना जी, ये कितना लॉन्जिविटी वाइज ये प्रोसेस कितना कामयाब होगा। बट काशिफ इसमें प्लेयर्स पर्सपेक्टिव भी जिस तरह सना ने भी निशानदेही की कि उनके साथ क्या कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होती है, तो पहला सवाल तो ये आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो प्लेयर्स है या प्लेयर पूल का जो सर्कल है वो कैसे इसको परसीव करेंगे। वकार यूनुस वहाँ पर हाउ डज ही कम इन जब प्लेयर से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करनी है, क्या वो इतने अप्रोचेबल नज़र आने चाहिए, या फिर वो एक ऐसा डिसीजन है जिसमें क्रिकेटिंग अफेयर्स वो चला रहे हैं लेकिन प्लेयर्स का पर्सपेक्टिव नहीं आ पा रहा। देखिए बड़ा एक मजाक के अंदाज में बयान करो, कितने सारे आपके जहन में भी नाम आए होंगे जब वकार यूनुस सोचा कि भाई ओदा करियर तक गया। सो दिस इज वेयर इट्स इंपॉर्टेंट कि जब हम पीसीबी की बात करते हैं, हम स्ट्रक्चर की बात करें, फर्द वाहिद के पास सारे इख्तियारात ना चले जाए। दुनिया भर में कमेटीज का वर्ड होता है ना कि ये 4 बंदों की एक क्रिकेटिंग कमेटी, हमने बीसीसीआई में देखा उनके जो 5 पिलर्स थे वो क्रिकेट कमेटी बन गए। अब उस क्रिकेट कमेटी में जब सपोज उनकी मैं बात करूं, लक्ष्मण, ट्रेविड, टेंडुलकर के नाम नजर आते हैं, तो आपको हर जो क्रिकेट का असलूब है ना वो कवर होता हुआ नजर आता है। एक अटैकिंग बैट्समैन था, एक दी बॉल था, एक स्पिनर पे बहुत अच्छा था, एक बैट्समैन, एक बॉलर बहुत अच्छा था। सो मोस्ट प्रोबेबली क्रिकेटिंग अफेयर्स को चलाने के लिए, अब सपोज अगर मैं सोचूं तो एक फास्ट बॉलर है जो पाकिस्तान की क्रिकेटिंग अफेयर्स चलाएगा, तो बैट्समैन भी होंगे, उसके एक डिफरेंट मसाइल होंगे, फिर T20 का असलूब वकार ने कितना खेला है, NOCs किस तरह मिलने चाहिए। सो अभी मुझे लगता है कि इसको मजीद ड्रॉ डाउन किया जाएगा, शायद एक वकार ना हो, उनके साथ एक टीम अटैच की जाए। हाँ, वकार लीड कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज अ लीडर वो बड़े अच्छे रह सकते हैं, बट उनके साथ एक टीम होनी चाहिए। बिकॉज अगेन हम कह तो देते हैं कि सिंगल मैन जॉब नहीं है ये, बट वो सिंगल मैन जॉब फिर क्रिएट कर देते हैं कि जी अब जो कुछ क्रिकेट के हवाले से बात करनी है वकार से बात करें। सपोज अगर ये जुमला थोड़े अरसे बाद गर्दिश करना शुरू हो गया तो वकार पाकिस्तान का तकरीबन को 500 डोमेस्टिक क्रिकेटर को तो नहीं देखेंगे या उसके मसला तो नहीं सुन सके। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एलिमेंट इसमें ये आता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट पर कैसे चलाना है, ठीक है, क्योंकि इट इज वन एस्पेक्ट जो कि उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल है डोमेस्टिक क्रिकेट। और फिर सवाल ये होगा कि वकार खुद पाकिस्तान में कितनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले थे, ठीक है, बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली वकार के लिए भी बड़ा आसान है कि वो एक टीम बना के चले, हाँ टीम को लीड करना शुरू कर दें, और उस टीम में वो खुद से भी पीसीबी से भी बात कर सकते हैं, खुद से। देखिए बहुत सारे क्रिकेटर्स दुनिया भर में ऐसे करते हैं, ये बहुत सारे लीडर्स जो बोर्ड्स में मौजूद होते हैं उनके एजेंट्स रैकी के तौर पर चल रहे होते हैं कि वो रैकी भी कर रहे होते हैं, वो इंफॉर्मेंट्स भी होते हैं,
वो खबर भी ला रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अब आई गेस ये डिपेंड करता है वकार इस चीज़ को कैसे लेके चलते हैं आगे। आसिम भाई क्या कहना चाहेंगे? अब जिस तरह हमारे पैनल ने कुछ चीज़ों की निशानदेही की है, फैसला तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में नजर आता है कि एक सही सिमत में फैसला लिया गया है, क्रिकेटिंग अफेयर्स चलाने हैं तो क्रिकेटर ही होना चाहिए। लेकिन जब आप उस सारे वर्कलोड की या फिर प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें हम मुस्तकबिल में देख सकते हैं कि एक मजीद टीम साथ अटैच की जाएगी? जी, काशी भाई ने अभी एक बहुत अच्छी बात की है कि एक पैनल होना चाहिए, एक 3-4 प्लेयर्स का जो एक्स प्लेयर हैं उनका फॉरवर्ड प्लेयर है उनका पैनल होना चाहिए। वकार को बिल्कुल आप लीड करवाएं उनके ऊपर, मगर एक बंदे का काम नहीं है कि ये इतना सारी चीज़ें संभाल ले। देखें उसमें आपकी प्लेयर्स के साथ कोऑर्डिनेशन क्या है, आपकी कोचेस के साथ क्या है, उसके बाद आपको डोमेस्टिक क्रिकेट भी देखना है, उसके बाद आपको एनसीए में भी देखना है, ग्रास रूट लेवल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे आपको क्या वकार इतना टाइम दे पाएंगे, हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड जो डिसीजन ले रहा है अच्छा है, बहुत अच्छा है। वकार जो है वो बड़े इस जॉब के लिए बड़े फिट हैं, मगर उनको एक टीम देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि टीम के बगैर वन मैन शो नहीं चलेगा और चलना भी नहीं है वो। मैं आपको अभी से कह रहा हूँ कि वन मैन शो नहीं चलेगा, ये बहुत मुश्किल टास्क है। और मैं समझता हूँ इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेगी। इतने प्लेयर्स हैं, आप किस किस प्लेयर को मिलेंगे, किस किस प्लेयर को सुनेंगे, किस किस प्लेयर के बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कितना फ्री हैंड दे रहे हैं। जो लेट से के वकार आते हैं, आप क्या फ्री हैंड दे रहे हैं उनको। उसके अलावा क्या वो इंटरफेरेंस कर सकते हैं उसमें जो सिलेक्शन कमेटी है, क्या वो कोचेस के मामलात में इंटरफेरेंस कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है ये इन चीज़ों पे। तो मैं समझता हूँ कि ये 3-4 प्लेयर्स की, काशिफ भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये एक टीम होनी चाहिए जो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करे। ठीक है, उनको वकार उसका हेड बना दिया जाए, इसमें कोई मजाइकी की बात नहीं, क्योंकि वकार एक सीनियर प्रो हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ राइट कि भाई आप 3-4 जो है वो एक्स प्लेयर ले साथ। बिल्कुल सनाब, ये कमेटी वाला एक एलिमेंट जो है, माजी में भी पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सी कमेटीज़ बनाई गई हैं, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर हमेशा इख्तलाफ ये रहा है कि वो कमेटी के 4 मेंबरान की आपस में नई सिनर्जी होती, तो पहले एक जाता है, फिर 2-3 जाते हैं, फिर वो कमेटी रहती ही नहीं। तो ये एक मॉडल पाकिस्तान में तो अभी तक उस तरह का ऐसा अभी तक नहीं नज़र आया कि जिसमें एक मिसबा ही हमने देखे जिन्होंने सारे मामला अकेले चलाए, लेकिन कमेटी कोई ऐसी कामयाब नहीं हुई। दूसरा एलिमेंट इसमें यह है कि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो प्राइम फोकस की ज़रूरत पड़ेगी वो फिर आपके ग्रास रूट लेवल क्रिकेट के ऊपर हम आ जाएंगे कि इतना बड़ा एक डोमेन है क्लब क्रिकेट का पाकिस्तान में। रीजनल क्रिकेट की आप बात कर लें, डिपार्टमेंट्स भी साइड बाय साइड चल रहे हैं, उसको कैसे रीस्ट्रक्चर करके मैनेज करना है, क्योंकि उसकी रीस्ट्रक्चरिंग का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। देखिए, जहाँ तक कमेटी की बात है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक बंदा काम करे। डेफिनेटली इनको साथ टीम दी जाएगी। और अब अगर आप देखें तो जनरली टीम्स वहाँ पर मौजूद हैं। आपके पास सिलेक्शन में अगर आप देखें तो डिफरेंट फील्ड से अब लोग आ गए हैं। आपका कोच भी वहाँ पे बैठता है, कैप्टन भी बैठता है या बैठती है, साथ आपके एनालिस्ट होते हैं और बाकी सिलेक्टर्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से टीम इनके साथ भी डेफिनेटली होगी, वकार भाई के साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा ये सारे काम अलग करे। तो आई थिंक वो कमेटी तो होगी, बस उनको एक लीडर चाहिए था। मतलब ऐसा नज़र आता है कि क्रिकेटिंग अफेयर्स के ऊपर जो ऑन द डॉट ऑन द गो फैसले करने, वो विद एवरीथिंग अराउंड कि आप इंटीरियर मिनिस्ट्री में आपको आजकल आपको हालात पता है कि कितनी प्रेशर्स वहाँ पर भी हैं। तो ये सब कुछ एक बंदा मैनेज करना मुश्किल है। तो आई थिंक उन्होंने अपनी टीम को मजबूत किया इस तरीके से। दूसरी चीज़ जो आप ग्रास रूट और डिपार्टमेंट की बात करें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वो इसलिए मुझे लग रहा है कि अब मैं अपनी यादाश्त पे, मेरे से शाजी सही बताएंगे कि जब डिपार्टमेंट को ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया था तो तब वकार भाई कहाँ पे स्टैंड करते थे। और उस पॉलिसी पे आने पे अब क्या उस पॉलिसी को जब चेंज कर रहे हैं तो क्या वो उसको फुली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या वापस हम एक दफ़ा फिर देखेंगे
कि हम वापस उस तरफ जाएंगे कि जी डिपार्टमेंटल क्रिकेट्स के बजाय आप रीजनल्स की तरफ जाएं, क्योंकि बहुत से एक्स क्रिकेटर्स ने उस वक्त जो उस वक्त के आपके प्राइम मिनिस्टर थे उनकी हाँ में हाँ मिलाई थी कि जी ठीक है। मैं उस वक्त से भी बोल रही थी कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट पाकिस्तान में ज़रूरी है, क्योंकि हम प्लेयर्स को और कुछ भी नहीं देते, हम ना कोई स्पॉन्सरशिप देते हैं, ना आपके कोई पास अपॉर्चुनिटी नहीं, ना आपके पास प्रॉपर एकेडमीज ग्राउंड कुछ भी नहीं, या स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स बहुत अच्छी हों जो यूनिवर्सिटी से मिलती हों तो चलो वो आपका बोझ उठा लें। आपके सारे क्रिकेटर्स का बोझ आपके डिपार्टमेंट्स ने उठाया हुआ था पीसीबी के अलावा, और हमने उसको ख़त्म कर दिया। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि वकार भाई का अगर वो आते हैं तो उनका स्टांस पहले क्या था और अब क्या होगा, अगर पहले फ़र्क था तो क्या उसमें अब तब्दीली आके वो उस पर काम करेंगे। और ग्रास रूट के लिए अगैन आपको टीम चाहिए, आपको ग्रास रूट स्टार्ट, मेरे हिसाब से जब मेरे दिमाग में ग्रास रूट का वर्ड आता है तो वो स्कूल क्रिकेट और क्लब से आता है। जब तक हम उस लेवल पर जाकर क्रिकेट को ठीक नहीं करेंगे, कल ही हम पूरा प्रोग्राम हमने श्रीलंका वुमेंस टीम पे किया कि उनकी इतने पिछले 2, 3, 4, 5 साल से उन्होंने स्कूल क्रिकेट के ऊपर और अंडर 19 और क्लब क्रिकेट के ऊपर इतना इन्वेस्ट किया है कि अब जाके हमने वो लेकिन अभी रिसेंटली हुई भी, और मैंने यही सवाल किया था कि उसके साथ ही साथ आपको लड़कियों की भी स्कूल क्रिकेट करा लेनी चाहिए थी। इतनी पॉपुलेशन एटलीस्ट इस्लामाबाद में थी कि स्कूल क्रिकेट हो सके। नहीं, बहुत से सिटीज़ में है, ऐसी बात नहीं है, अगर हम प्रमोट करें प्रॉपर तरीके से तो बिल्कुल हो सकती है, बट उसके लिए ऑब्वियसली एक विल भी चाहिए और आपको कोचेस उन जगहों पर भेजने हैं, स्कूल्स में भेजने हैं, क्योंकि मेजॉरिटी स्कूल्स के पास कुछ के पास ग्राउंड्स हैं, कुछ के पास नहीं है, बट अगर आप एक विजन दें कि हाँ जी हम ये टूर्नामेंट हर साल कराएंगे तो स्कूल्स डेफिनेटली टीम्स बनाएंगे। बिल्कुल। जी मोइशा साहब, अब आप ये यादाश्त की तरफ निशानदेही थोड़ी सी करें कि जब वो ये सवाल हो रहा था डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ख़त्म करते हुए, तो फिर जो प्लेयर्स का नैरेटिव था वकार यूनुस उसमें कहाँ स्टैंड करेंगे, और अगर हम वो रीस्ट्रक्चरिंग का लफ्ज़ बार बार देख रहे हैं कि नए कुछ टूर्नामेंट्स मुतारिफ कराने हैं डोमेस्टिक क्रिकेट पे एलीट परफॉर्मर्स के लिए, उसको फिर कैसे मैनेज? अच्छा, एक तो थोड़ा सा शायद हम वो कर गए। देखिए, वकार अकेले नहीं होंगे। अब जिस तरह अगर पाकिस्तान की कोई सिलेक्शन के बारे में बात आती है तो दोनों सिलेक्टर उनके साथ हैं, वो उस कमेटी का हिस्सा हैं, आपके सिलेक्टर जो हैं उस कमेटी का हिस्सा हैं। सिर्फ मेरा ख्याल है चेंज ये आई है कि वो सारे फिर तकरीबन कलेक्टिव जाते थे साथ मोहसिन नकवी के पास, चेयरमैन के पास, कि आप ये प्रॉब्लम है, ये 2 लड़कों का, इनको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, फैसला करें और इसमें क्या हमें एडवाइस करें, या जो वो मेरा ख्याल है वो सारी जो पावर्स हैं वो अब वकार के पास होंगी। कहीं कोई सिलेक्शन कमेटी में या कोचेज़ में या सिलेक्टर्स में कोई इस तरह की बात होगी कि जो आपस में उनका कोऑर्डिनेशन नहीं बनता या कहीं ना कहीं उनका आपस में इख्तलाफ है, तो उसको हल करने के लिए वकार यूनुस जो हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे। फिर नीचे आप आ जाएँ इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में। इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में आपको पता है CEO भी हैं और भी लोग हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन होगी, उनके साथ जो बेस्ट होगा वो करेंगे। और भी मैं सही बात है कि और भी अगर कहीं आपको अगर टीम को एक्सपेंड करना है तो ज़रूर करें, और मेरा ख्याल एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आगे पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफी करानी है, उसके बाद और इवेंट हैं, तो उसमें टीम को और थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा, शायद उनको अपने साथ और बंदे रखने पड़े, वो ज़रूरी हैं और होने भी चाहिए। और जहाँ तक डिपार्टमेंट क्रिकेट का ताल्लुक है, मेरा ख्याल उस वक्त वकार यूनुस इतने ज़्यादा इस मामले में एक्टिव नहीं नज़र आए, ना हक में ज़्यादा नज़र आए, ना इसकी मुखालफत करते हुए नज़र आए, तकरीबन ये न्यूट्रल ही रहे हैं। लेकिन बात बिल्कुल ठीक है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, और एहसान मानी का जो कॉन्सेप्ट था ना डिपार्टमेंट क्रिकेट को ख़त्म करना, वो तबाही की तरफ था, नुकसान पहुंचा, बहुत नुकसान पहुंचा। देखिए उसके बाद अभी तक सेटल डाउन नहीं हुआ डिपार्टमेंट, और अभी तक सारे डिपार्टमेंट्स ने अपनी टीमें नहीं बनाई, कितनों ने तो विलिंगनेस भी शो नहीं की। और ये बड़ा नए डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, वो कब तक सपोर्ट करते हैं प्लेयर्स को, कोई रेगुलर सपोर्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं, या सिर्फ सीजन पे 3-4 महीने खेले उसमें सपोर्ट कर दी, बाकी सारे साल आप प्लेयर को भूल जाएं, वो भी तो नहीं हो सकता। क्योंकि पहले एक डिपार्टमेंट की प्रेस्टीज थी, अब ये जरा कॉर्पोरेट मॉडल सा बन गया कि जी मेरी कंपनी है तो मैं भी टीम ले लूंगा। जी एक डिफरेंट सा कोई सिनेरियो सा नजर आता है, और वो प्लेयर्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि प्लेयर को तो आपको 12 महीने उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए और वो आपको देनी पड़ेगी। वो वाले डिपार्टमेंट चाहिए पाकिस्तान में जो आज से कोई 10, 15, 20 साल पहले होते थे और चलते रहे थे। वो वाले उनको ज़्यादातर उनको इनकरेज करना चाहिए और उनको फोर्स करना चाहिए और उनको कन्वेंस करना चाहिए कि आप अपनी टीम इस्टेब्लिश करें और 20-25 प्लेयर जो हैं उनको जॉब्स दें, मंथली उनको स्टाइपेंड्स दें, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स दें, उनको नौकरियां दें जिस तरह आप दे सकते हैं। जो पढ़े लिखे हैं उनको अच्छी नौकरी दें, उनको परमानेंट रखें आप,
इस तरह करके, ताकि वो रोज़गार का जो एक सिस्टम था। देखिए हमारी सोसाइटी वो नहीं है कि हम इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में जो मेंबरशिप है जी, बड़ी मेंबरशिप होगी एक क्लब के पास, एक समरसेट के पास इतनी मेंबरशिप है कि वो मेंबरशिप से ही सारे पैसे निकाल सकते हैं और वो प्लेयर पे लगा सकते हैं। यहाँ आपको कोई मेंबरशिप नहीं लेता। यहाँ हमारा सिस्टम ही तक, सोसाइटी का सिस्टम वो डेवलप अभी हुआ ही नहीं है। आपको स्ट्रेट अवे आपको डिपार्टमेंट्स चाहिए नौकरियों के लिए, स्पोर्ट के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, और वो मेरा ख्याल है हमें और उस पर काम करना पड़ेगा, जो कि पिछले 1-2 साल में भी जब से प्राइम मिनिस्टर ने, और बहुत अच्छा फैसला किया प्राइम मिनिस्टर ने कि उनको रिवाइव किया, लेकिन अभी तक वो सही तरह रिवाइव नहीं हुए। उनके लिए और फोर्स करके, उनको कन्विंस करके, उनसे जो हो सकता आप करके, ये डिपार्टमेंट्स, खासकर मैं क्रिकेट की भी बात करूंगा और साथ में हॉकी की भी बात करूंगा। लेकिन शाहजी उसका हॉकी जो बहुत सफर कर रही है। तरीका बेहतर उसका ये था कि फिर बजाय विलिंगनेस करने की मैंडेटरी कर दिया जाता, क्योंकि मुझे बड़ा एक वो हैरानकुन एक मुझे फैसला लगा कि बहुत सारे डिपार्टमेंट, जो मैंने आपको पहले भी निशान दी, कि उन्होंने विलिंगनेस ही नहीं शो की, क्योंकि पीसीबी ने एक लेटर लिखा था कि जी आप अपनी विलिंगनेस शो करें कि आप हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा बनना चाहते हैं, और मेजॉरिटी कितने डिपार्टमेंट जो पिछली बार थे उन्होंने कहा जी हम इंटरेस्टेड ही नहीं हैं, जिसमें यूपीएल भी एक डिपार्टमेंट था। पहले तो उनको करना चाहिए ना कि जो जिनकी पहले टीम्स थी उनको रिवाइव करनी चाहिए टीम्स, क्योंकि अब तो ऊपर से भी ऑर्डर आ गया, प्राइम मिनिस्टर ने भी ऑर्डर दे दिया है, अब तो उनके पास कोई ऐसी बात है नहीं। और खासकर मैं कहता हूं कि क्रिकेट की बात तो जरूर है, हॉकी सफर कर रही है, हॉकी के प्लेयर्स के पास जॉब नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। डिपार्टमेंट्स रखें, उनका स्पोर्ट्स का बजट है, उनको टैक्स में थोड़ी बहुत छूट मिलती है, ये सारी चीजें भी वो अवेल कर सकते हैं। और जरूर उनको, मैं कहता हूं कि स्पोर्ट्स को फाल बनाने में, उनको और प्रमोट करने में डिपार्टमेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है पाकिस्तान में, और उस रोल को दोबारा आपको एक्टिव करना है। वो एक्टिव होगा तो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स रिवाइव भी करेगी। बिल्कुल। मेंबरशिप की शाजी ने बात की, एमसीसी की मेंबर तो बैठी है हमारे पास, तो खैर एक मेंबरशिप तो हमने सिक्योर की हुई है। अगर इजाजत, जी बिल्कुल, मैं आपकी तरफ ये डिपार्टमेंट की बात की ना, और इन्होंने हॉकी का तस्करा किया, 5 से 6 दिन पहले बैडमिंटन के नेशनल चैंपियन और पाकिस्तान नंबर 2 दोनों की कॉल मैं रिसीव कर चुका हूँ कि हमारा डिपार्टमेंट ख़त्म हो रहा है, तो आपकी तरफ कोई जगह है। अब आप अंदाज़ा लगा रहे, पाकिस्तान का नेशनल चैंपियन इस वक्त डिपार्टमेंट ढूंढ रहा है, और वो कहते हैं 22 करोड़ की नुमाइंदगी करता है, और वो अच्छी बैडमिंटन खेल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि एज चली गई या खेल नहीं रहा, करंट नेशनल चैंपियन होता तगड़ा होगा। सो ये हर गेम की तरफ ये सिलसिला चल रहा है। ये सिर्फ हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं, वो लाइमलाइट में ज़रूर है, बट हर गेम, बैडमिंटन, हॉकी, वॉलीबॉल अच्छा जा रहा है, थैंक यू वेरी मच। पिछले कुछ अरसे में कोई इवेंट नजर आए हैं, स्नूकर और न जाने टेबल टेनिस एग्जिस्ट ही नहीं करते। मोस्ट प्रोबेबली मैं ये जिस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान था। एक कितना बड़ा डिपार्टमेंट है जिसकी शायद अगर क्रिकेट की तारीख बताएं तो 20 प्लेयर वहाँ से निकल आएंगे। मैं बैडमिंटन, फुटबॉल का उसका तस्करा कर सकता हूँ, और न जाने कितने इवेंट्स हैं जिसकी हम बात कर सकते हैं। वो डिपार्टमेंट खत्म होने जा रहा है बिकॉज वो अपने प्लेयर्स को कह रहा है कि भाई आके जॉब करो, सीट पे बैठो। एक प्रोफेशनल प्लेयर के लिए आसानी नहीं है ये, और वो किस लेवल के बंदे हैं, वो अपनी परफॉर्मेंसेस से ग्रेड 17-18 तक पहुँच चुके हैं। 17-18 ग्रेड में वो अपनी स्पोर्ट्स से पहुंचे हैं, उनको कहा जा रहा है आप सीट पे बैठ के काम करेंगे, हमें आपकी बैडमिंटन की, आपकी फुटबॉल की, क्रिकेट की ज़रूरत ही नहीं है। सो एक प्लेयर के लिए कि जिसने अरसा एक लाइफ का दे दिया इस एक मैदान में, एक एस्पेक्ट में, और ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट की शर्ट पहन के खेला, डिपार्टमेंट का नाम लेके चला, आज उसको जब वो पीक पे है, ये चले ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर है, उसको ये कह देना कि आओ जी अब ये काम तो आपको नहीं हमसे करवाना, अब दूसरा काम करवाना, वो सीखना शुरू कर दो। उसको इवन ऑफिस में भी जगह नहीं मिलती बिकॉज वो वहाँ पे बड़ा एलियन सा फील करता है, उसका तो काम ही नहीं है। सो ये बड़ा ही ना एक टची सा सब्जेक्ट है। हम जब डिपार्टमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान में मोस्ट प्रोबेबली जो वाहिद जो ब्रेड अर्नर थे, जो स्पोर्ट्समैन, उनके लिए सिर्फ एक ही उम्मीद थी, दैट वाज डिपार्टमेंट। और क्या हुआ, चले अब क्रिकेट की तरफ आते हैं, हुआ क्या? ये जो 4 साल का 5 साल का गैप है, आप और मैं इस्लामाबाद की क्रिकेट में, मुझे तो पाकिस्तान की बड़ी सिस्टमाइज्ड क्रिकेट थी, क्लब क्रिकेट की बात करते हैं इस्लामाबाद की। अब क्लब क्रिकेट के मैच में टीम पूरी नहीं होती, 7 बंदे आ रहे हैं, 8 बंदे आ रहे हैं, क्योंकि एक जनरेशन लॉस है। ये जो पहले चैंपियनशिप हुई इसमें मेजॉरिटी मैचेस में बाय दी गई सिर्फ इस वजह से कि टीम पूरी नहीं हुई। मैं गवाह हूं इस वॉक ओवर। और क्यों? वो जो जनरेशन उस वक्त ट्वाइलाइट ऑफ देयर करियर थी, उसने हाथ थामना था नए आने वाले 16-17 साल के बच्चे का। वो जो 5 साल का गैप है, 16 साल 17 साल के बच्चे को समझ ही नहीं है कि उसको क्या क्रिकेट मिलेगी, और 32-33 वाले को भी पता लग गया कि अब मुझे तो पीसीबी ने रखना नहीं है। तो वो गैप इतना बड़ा हो गया कि अब कोई प्लेयर आने को तैयार है। तो ये अगेन एक लंबा सब्जेक्ट, इस पे जितना चलते चले जाए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से मैंने पहले भी कहा था कि इस रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर तो हमने एक प्रोग्राम करना है, बट ऑब्वियसली उसको ज़रूर शामिल करेंगे। अब साथ ही साथ रुख करना है पाकिस्तान की जो स्ट्रीट चैट फुटबॉल टीम है,
बड़ी ही ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है। जब आप अब तक की बात करते हैं टूर्नामेंट में, उम्मीद यही कर रहे हैं कि ट्रॉफ़ी जीत कर वापस लाएंगे। अभी तक जीत का तसलसल जारी है। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट मैदान से रिप्रेजेंटेशन, फिर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का इनको बहुत ज़्यादा साथ रहा, इसके साथ सपोर्ट बहुत ज़्यादा रही। लेकिन हमने प्रेपरेशन जो तैयारियां हैं आगे जितने मैचेस हैं उनके ऊपर भी बात करनी है। तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं रेहान ताहिर, जो कि प्रोजेक्ट मैदान का भी हिस्सा है और इस टीम के साथ भी नॉर्वे में मौजूद हैं। तो रेहान, आप क्या कहना चाहेंगे जब आप इस पूरे प्रोजेक्ट तैयारी की खास तौर पर हम बात करें? कोच रशीद साहब की सरबराही के अंदर और ईशान हमारे साथ मौजूद हैं। इस दोनों अहबाब जो है इस टीम के लिए जो ट्रेनिंग है वो हमारी कोशिश होती है कि बेहतरीन अंदाज में करें। और आप देखें कि बच्चे माशाल्लाह इस वक्त जिस तरह ट्रेन कर रहे हैं और कोच साहब जिस तरह ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ये वार्म अप है आज के मैच से कबल। और आज का मैच जो है यकीनन एक बड़ी अहमियत का हामिल है। और इस मैच में पाकिस्तान के ये सारे खिलाड़ी 15 खिलाड़ी इस वक्त हमारे कैप्टन हैं अदील, इसके अलावा जुनेद, पाकिस्तान का एक मायानाज खिलाड़ी है, अंडर 16 में ये प्लेयर स्ट्रीट चाइल्ड के प्रोजेक्ट मैदान की ही मरहून मिन्नत वहाँ तक पहुँचे। और अब ये सारे बच्चे जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज मैदान में उतरेंगे। इंशाल्लाह आपको एक अच्छा खेल खेलने को देखने को मिलेगा। कोच रशीद साहब की सरबराही के अंदर और ईशान। जी, तो ये थे रेहान। आपने सुना कि प्रेपरेशंस पूरी हैं, बच्चे भी हमें नज़र आए। अब मजीद इस पूरे इनिशिएटिव के ऊपर तो हमने पहले भी बात की थी, लेकिन एट करंट हम बार बार यही कहते आ रहे हैं कि जब ये वापस आते हैं तो ना सिर्फ इनका करियर बदलता है बल्कि पूरे इलाके तक जो है वो एक हमें ट्रिकल डाउन इफेक्ट नज़र आता है और वो एक उम्मीद नज़र आती है उन इलाकों में जहाँ से ये बच्चे दूर दराज इलाकों से आए हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें अब ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे एंकर भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, इस वक्त टीम के साथ नॉर्वे में मौजूद हैं, जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अहमद, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अवैस बताइए, कप के बारे में हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। अब बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, बच्चे कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये ज़रूरी है जानना। बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं। कल भी मैंने कहा जिस तरीके से कल दूसरा मैच हम लोगों ने अपने नाम किया था। अभी अगर गोल स्कोरिंग की बात करें, खास करके पॉइंट्स टेबल की बात करें, तो पाकिस्तान इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद है और दोनों मैचेस जीत के आज तीसरा मैच खेला जाना है। वो भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैच होगा पाकिस्तान के लिए। इसके बाद आपको पता है प्री क्वार्टर, फिर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल होगा। बच्चे एक्साइटेड हैं। जिस तरीके से हमें एक बूस्ट मिला स्टार्ट के ओपनर मैच के अंदर, जिस तरीके से हमने गोल स्कोरिंग की है, मैंने कहा ना कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज़ है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से पिछले साल परफॉर्म किया था, तो सबकी इस वक्त ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जहाँ हमने सिल्वर मेडल लिया वहीं हम लोग गोल्ड मेडल लेने में कामयाब हों। और बच्चे पर उम्मीद भी हैं, दुआ भी है कि अल्लाह करे कि इस दफ़ा गोल्ड हमारे हाथ लगे और हम गोल्ड जो उनसे वो लेके वापस पाकिस्तान। बिल्कुल। तो अवैस ये बताइए कि आप जब इन बच्चों से बात करते हैं तो इनको मेंटली हम कैसे टफ कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली इस ग्रुप स्टेज में तो ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, लेकिन नॉकआउट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर इस स्टेज में ज़रूर आ जाता है। देखिए ग्रुप स्टेज के अंदर तो ऑब्वियसली इस दफ़ा एक अच्छी चीज़ थी अहमद भाई। अगर लास्ट में अगर सीजन की बात करूं तो थोड़ा सा पहले मैच के अंदर इनको इनसे थोड़ी हल्की टीम मिली थी। अगर इस स्टेज की बात करूं तो इनको जो टीमें दोनों मिली हैं वो बड़ी तगड़ी मिली हैं कि टक्कर का मुकाबला हुआ है। आसान टीमें नहीं थी। फिर साथ में मैंने कहा सबसे बड़ा एक चैलेंज यहाँ पर आपको क्लाइमेटाइज कंडीशन का होता है। जब यहाँ पर ट्रैवल कर रहे थे बच्चे तो सबसे ज़्यादा सवाल वो आपको याद हो, मैं आपसे भी डिस्कस कर रहा था कि क्लाइमेटाइजेशन का था। फिर ऑब्वियसली हमारे जो लड़के, अगर मैं एक्सपीरियंस वाइज की बात करूं और नॉर्वे के फुटबॉल क्लब्स की बात करूं तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन जिस तरीके से इन लड़कों ने अपना पेस को बरकरार रखा है, कहीं पर मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आई कि शायद उनका जो प्रेशर है अपने ऊपर हावी होने दिया हो। लेकिन इन लोगों ने जैसे होता है ना कि गेम के स्टार्ट के अंदर ही ज़्यादा अटैक पे अपना ज़्यादा रखा है। कल भी पोजीशन की अगर बात करूं तो कल भी मैं देख रहा था उसको बैठ के, तो 60% 70% पोजीशन पाकिस्तान फुटबॉल टीम के पास रही है। ज़्यादा अगर कन्वर्ट गोल स्कोरिंग की बात करें उसमें पाकिस्तान टीम ज़्यादा हावी रही है। तो एक बड़ा एक प्लस पॉइंट यहाँ पर लड़कों को। और दुआ मैंने फिर कहा फिर है कि गोल्ड जीतें, लेकिन लड़कों को ये भी बार बार बात समझाई है कि बहुत हो चुका। रनर्स अप रहने का ख्वाब तो हमेशा ही पूरा रहता रहा है। लास्ट टाइम भी सिल्वर मेडलिस्ट है, उससे पहले भी रहे, लेकिन इस दफ़ा हमने गोल्ड पिक करना है। लेकिन जो एक पेस आप लोगों ने मोमेंटम बनाया है पाकिस्तान की खातिर, उस आवाम की खातिर, और जहाँ पर आप निगलेक्टेड बच्चों की बात करते हैं, जब आप राइट्स की बात करते हैं, उन बच्चों की खातिर इस दफ़ा हमने कुछ कर दिखाना है इंशाल्लाह। वैस कोच के बारे में ज़रूर थोड़ा सा बताइएगा। प्लेयर्स से भी जब हमारी बात हुई थी आपके जाने से पहले, उन्होंने भी कोच के बारे में बताया कि बड़ी सख्त ट्रेनिंग कराते हैं, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त उनका एक मॉडल है जो बच्चे बाद में बड़ा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किल सेट में फ़र्क आया। देखिए हमेशा एक बात होती है जब आप रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट ओरिएंटेड ऑब्वियसली कोच का एक पॉजिटिविटी होती है। जिस तरीके से कोच इनको लेके चल रहा है, आपको पता खाली ये टूर्नामेंट नहीं, मैंने गिनवाए कि कितने टूर्नामेंट्स की बात करें, बैक टू बैक परफॉर्मेंसेज हैं। रशीद साहब की बात करें, पाकिस्तान टीम के भी कोच रह चुके हैं,
उसके अलावा खुद पाकिस्तान टीम के प्लेयर भी रह चुके हैं। लेजेंड्स में फुटबॉल जो पाकिस्तान लेजेंड्स हैं उसमें गिने जाते हैं, और जिस तरीके से वो लेके अपना चल रहे हैं पाकिस्तान टीम को इस वक्त, लड़कों को रिजल्ट्स आपके सामने हैं, बच्चों को उनके ऊपर भरोसा है, लेकिन वो एक अच्छी बात हमेशा करते हैं कि आप एक मैच की बात करूं, 2 मैच की बात करूं, तो आप एज वन मैन आर्मी या 2 आप लड़के जो उनसे हैं वो एक अच्छे गोल स्कोरर या अच्छा आपको नजर आ जाते हैं। लेकिन जब आप टूर्नामेंट की बात करें तो आपको एक टीम यूनिट बनना पड़ता है, खास करके जब आप क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचते हैं, प्री क्वार्टर्स में पहुंचते हैं। आज मैंने कहा ना, इंपॉर्टेंट मैच है आपका, आपका इकेबर्ग में खेला जाना है। ये लाइव, अहमद भाई, लाइव टेलीकास्ट होता है नॉर्वे के अंदर, पूरे नॉर्वे में मैच लाइव टेलीकास्ट होता है इकेबर्ग में। तो आज मैच हमारा यहाँ पर होना है, तो उसका भी जो एक प्रेशर, एडेड प्रेशर आपको पता है लड़कों के ऊपर होता है कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, लोग देख रहे होते हैं। फिर पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी जो सी यहाँ पर 40,000 के करीब जो उनसे 80,000 के करीब जो उनसे पाकिस्तानी रहते हैं नॉर्वे के अंदर, और बहुत बड़ी आबादी जो सी पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने आती है। लेकिन वो एक बूस्ट भी लड़कों को देता है। मैंने कहा मुझे प्रेशर नजर नहीं लड़कों पे आया कि क्राउड के अंदर खेल रहे हो, कुछ प्रेशर लिया उस चीज का, लेकिन वो इनको मोटिवेट करती हुई आई है। जो एक चीज मैंने याद हो आपको बताया था कि जब एयरपोर्ट पर उतरे तो जो पहला एक नारा लगा था पाकिस्तान जिंदाबाद, तो मुझे इन लड़कों ने खुद कहा था, जो नए लड़के हैं, कि सर अजीब सी नहीं, वो जो करंट होती है जिस्म के अंदर वो दौड़ी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है जब आप मुल्क को एक रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपके अंदर फिर जज्बा हो कि नहीं यार, मुल्क का नाम रोशन करके जाना। बिल्कुल ऐसे ही है वैस, हमारी नेक तमन्ना है आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे स्पोर्ट्स 360 में। आपने सुना सैयद मोहम्मद अवैस को, जिन्होंने टीम की तैयारी के बारे में बताया और यही उम्मीद रखी है कि इंशाअल्लाह ताला कब जीत कर वापस आएंगे। अब जाने से पहले आपसे एक और बड़ी ज़बरदस्त खबर का तज़किरा ज़रूर करना है। पाकिस्तान की कोपे माँ की अगर बात करें, सुल्ताना बीबी, इन्होंने K2 सर कर ली है और ये तीसरी पाकिस्तानी खातून है जिन्होंने इस ज़बरदस्त एजाज़ को अपने नाम किया है। बड़ी ही ज़बरदस्त एक ख़बर है। जैसा कि मैंने कहा कि हम बार बार बात करते हैं, पाकिस्तान में माउंटेनियरिंग का कल्चर बहुत ज़बरदस्त है। पूरी दुनिया से खैर कोपे माँ आते हैं, लेकिन जब आप पाकिस्तान माउंटेनियरिंग की बात करें, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन का एक मॉडल हम देखते आ रहे हैं, बहुत सारी रोल मॉडल्स अब जो यंग क्लाइमर्स हैं उनके लिए बनती जा रही हैं। तो सुल्ताना बीबी को बहुत बहुत मुबारकबाद, और इनके साथ जो टीम थी उसको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मेरे ख्याल से ये तमाम खबरें जूँ जूँ आती रहती हैं, हम आपके साथ शेयर करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि आप तमाम लोगों का शुक्रिया जो आप हमें ज्वाइन कर रहे थे टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर, और ख़ास तौर पर जो फेसबुक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फेसबुक लाइव पर, PTV स्पोर्ट्स ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया सना मीर आपका, मोहित शाह साहब आपका, काशिफ आपका, आसिम खान साहब का बहुत शुक्रिया। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। आपसे कल मुलाकात होगी मेरी और तमाम टीम की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।